Welcome to Yogiram podcast. Today we have very special guest, Dr. Deepika Bhatia ji. Dr. Deepika Bhatia ji is a distinguished nutrition and neuropath renowned for her expertise in therapeutic diet. She is the director of Be Healthy Diet Clinic and the Story of Colors by Deepika, as well as the founder of Aas Ek Prayas NGO, focusing on cancer awareness. As a cancer survivor who overcome 28 tumors in the large intestine, Dr. Deepika Bhatia ji brings a unique perspective and profound knowledge to her work. Her educational background spans food science, naturopathy, yoga, and holistic healing practice. She has received numerous awards for her contribution as a dietitian, social activist, and motivational speaker. Dr. Deepika Bhatia ji has made a remarkable stride in educating communities on nutrition and cancer awareness, both locally and internationally. Her initiative like Prayas A Cancer Free India and her work with the Aas Ek Prayas NGO has impacted countless lives. Join us as we dwell into Deepika Bhatia ji's inspiring journey and explore her insight on health, wellness, and the power of nutrition in overcoming life's challenges. Very warm welcome Deepika ma'am. आपका योगीराम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है. Thank you, sir. First of all, thank you for you inviting me. And to start with the podcast, the first question, please share your journey as a nutritionist and naturopath. जी सर, जर्नी तो एक्चुअली बचपन में शुरू हो गई थी. बहुत शौक था मुझे ये सब जानने का, खाने के बारे में, बिकॉज कुकिंग मेरी हॉबी रही. लेकिन देन मैरिज हो गई, अर्ली मैरिज हो गई, तो अपने कभी करियर की तरफ फोकस नहीं किया. देन उसके बाद एक स्टेज आई कि जब मुझे कैंसर ने दस्तक दी, तो इट वाज लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर. तो तब मुझे लगा कि मैंने अभी जिंदगी में कुछ किया ही नहीं है, तो मुझे बहुत कुछ करना है जिंदगी में. तो तब ऐसा लगा कि जो मैं करना चाहती थी, मैं बचपन से डॉक्टर बनना चाहती थी, तो मैं अब दोबारा से स्टडी करूंगी, उसी के ऊपर पढ़ूंगी, क्योंकि कैंसर ने एक ऐसी दस्तक दी थी जिसके अंदर मुझे लगा था कि मेरा मतलब सब कुछ हिल गया है अंदर तक. आत्मा को भी झंझोड़ दिया था. तो दैट्स व्हाई बस ये इस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. Ma'am, moving to the next and most important question, what inspire you to start Be Healthy Diet Clinic? मैम इसके बारे में प्लीज डिटेल में बताइए. जी, एक्चुअली सर, बीबी हेल्दी डाइट क्लिनिक का मकसद ये था कि जब मैं कैंसर से लड़ रही थी, मैं बहुत लोगों को देखा कि लोगों को डाइट के बारे में कुछ भी नहीं पता था. आई वॉज बीएससी इन डाइटिक्स, लेकिन सच पूछूं तो मेरी प्रैक्टिस नहीं थी बिकॉज ऑफ मैरिज एंड अपनी मतलब लाइफ को संभालते संभालते, तो मेरी बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं थी. लेकिन हाँ, एक ज्ञान था. लेकिन जैसे ही जब कैंसर ने दस्तक दी, तो मुझे लगा कि मुझे अब इसी के ऊपर फोकस करना है, बिकॉज मेरी हर कीमो पर वेट गेन हो जाता था. हर कीमो पे 2.5 kg वेट गेन हो जाता था, जिसका मैं अननोइंगली कुछ नहीं जानती थी इसके बारे में. तो बहुत सारे डाइटिशियंस मैंने उस टाइम हायर किए, लेकिन किसी को भी प्रॉपर तरीके का मेरे को ट्रीटमेंट देना नहीं आया, जिसकी वजह से मेरे को एक अंदर से एक लगा कि मुझे इसके बारे में और नॉलेज चाहिए. और देन मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट करी दोबारा से. इस स्टडी में मैंने बहुत सारी इंस्टीट्यूट से अच्छे लेवल का मैंने कोर्सेज किए, यानी मैंने बहुत ज्यादा एडवांस कोर्सेज किए, हार्ट के ऊपर अलग, कैंसर के ऊपर अलग, आयुर्वेदा पे अलग, इस तरीके से नेचुरोपैथी, बहुत सारे ऐसे मैंने डाइट कोर्सेज किए. और देन मुझे लगा कि मुझे जब मैं अपनी खुद की जिंदगी बदल सकती हूँ, बिकॉज इट वॉज 28 ट्यूमर्स इन माई लार्ज इंटेस्टाइन, तो मुझे लगा जब मैं अपनी जिंदगी बदल सकती हूँ, क्योंकि जब डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर ने सिर्फ मुझे 30% चांस दिया था, जिंदगी आगे है आपकी, लेकिन वो सिर्फ 30% चांस था. लेकिन मेरी डाइट और जिस तरीके से मैंने अपने लाइफस्टाइल को अपनाया, योगा और एवरीथिंग, तो मुझे लगा कि ये एक मिराकल है. पता तो था, लेकिन जब हम अपने ऊपर सब चीजें करते हैं, देन हमें महसूस होता है कि यस, इट्स मिराकल. तो बस उसी पर ही मैंने अपना उसके बाद काम शुरू किया, और देन मैंने इसका नाम रखा बीबी हेल्दी, ताकि सभी हेल्दी रहे. मैम इसी कंटेक्स्ट में अगला सवाल पूछना चाहूंगा, मोर इनटू द थेरेपेटिक डाइट और इसका इम्पोर्टेंस. मैम क्या है ये और कैसे ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक के लाइफ में? मैम इसके बारे में प्लीज बताइए. जी सर,
एक्चुअली थेरेपेटिक का मतलब है कि हम जब किसी पेशेंट को देखते हैं कि उसको हाइपरटेंशन है, पीसीओडी है या किडनी डायलिसिस पे वो पेशेंट जा रहा है, सीकेडी डिजीजेस है, इस तरीके की बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं जिसके अंदर हम काफी कुछ चीजें बंद कर देते हैं कि आपको ये नहीं खाना, हमें पोटाशियम देखना होता है, हमें बहुत सारी चीजें देखनी होती है उसके अंदर। दिस इज द थेरेपेटिक डाइट जिसके अंदर हम पेशेंट को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं डाइट के थ्रू। और इस डाइट के अंदर मेनली क्या रहता है कि हम डिटॉक्स करवाते हैं पेशेंट को, एल्केलाइन डाइट के ऊपर काम करते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी ऐसी डाइट्स हैं जो थेरेपेटिकली काम करता है पेशेंट, जैसे पार्किंसन है और भी कई ऐसी बीमारियां हैं, पैनक्रियाटिटिस है, जिसमें इंसान कभी नॉर्मल खाना नहीं खा सकता, लेकिन हाँ, जब हम थेरेपेटिक पे काम करते हैं तो उसके रिजल्ट्स जब आते हैं वो धीरे धीरे उस प्रॉब्लम से रिवर्स हो जाता है। दिस इज थेरेपेटिक डाइट। Great, great, great. Ma'am, moving to the next question and another my favorite one. आपका जो एनजीओ है आस एक प्रयास जी focuses on cancer awareness. So जी how do you engage with the communities? जी सर, ये भी एक छोटा सा किस्सा हुआ था। जब मैं कीमो के लिए जाती थी तो बहुत सारे लोगों को जब मैं देखती थी कि वो कैंसर से पीड़ित हैं, लेकिन ना तो फैमिलीज को अवेयरनेस थी, और वैसे भी अगर हम स्लम एरियाज में चले जाएं तो लोग यहाँ तंबाकू दबाकर बैठ जाते हैं या कई ऐसी चीजें होती हैं जिसमें उन लोगों को पता नहीं चलता। हम लोग तो फिर भी मिडिल क्लास थे, लेकिन हम लोग ट्रीटमेंट करवा सकते थे, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को ऐसा जानती थी जो लोग ट्रीटमेंट तक नहीं करवा सकते थे, बिकॉज कैंसर आपकी पॉकेट्स खाली कर देता है जितना भी रिच पर्सन हो। तो बस मेरे को अंदर से एक आवाज आई कि मुझे इस तरीके से कुछ काम करना है, अपनी सोसाइटी को कैंसर फ्री करना है। और एक चीज मेरे दिमाग में एक चीज और आ रही थी कि क्या हम अपनी न्यू जनरेशन को कैंसर देके जाएंगे। बिकॉज जब भी मैं हॉस्पिटल में जाती थी, कहीं लोग डेड बॉडीज लेकर जा रहे हैं, कई लोग ऐसे परेशान थे कि हमारे 5-5 साल हो गए हैं, पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, रीअकरेंस के चांसेस, क्योंकि जब भी कैंसर होता है तो रीअकरेंस हो जाता है। लोगों को डाइट नहीं पता होती, अवेयरनेस नहीं है उस चीज के बारे में। तो बस मैंने काफी सारे रिक्शा पुलर्स, बहुत सारे ऐसे लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया और इसके बारे में बताना शुरू किया। और बड़े लोग आते भी नहीं थे, लेकिन मैं जबरदस्ती उनको बुला बुला कर एक पेड़ के नीचे, पार्क के अंदर, जिसमें मेरे हस्बैंड भी होते थे और हमारे ऑफिस के भी बच्चे हमारे साथ जुड़ गए थे। तो बस इस तरीके से वो जो कारवां चलता गया और मैं इसी तरीके से कैंसर अवेयरनेस पर काम करती गई। और इसका नतीजा ये हुआ कि मुझे ये तो नहीं पता कि 10 लोग ठीक होंगे या 15 लोग ठीक होंगे, लेकिन कम से कम मेरे मन की तसल्ली है कि मैंने अपने भारत देश के साथ एक ऐसी मुहिम जोड़ दी है कि फिट इंडिया और हिट इंडिया, क्योंकि अगर हमारा देश स्वस्थ रहेगा तो ऑब्वियसली है देश आगे बढ़ेगा। तो ऐसी कई बीमारियां हैं जो कैंसर से भी बड़ी बीमारियां हैं, तो मैं हर चीज पर काम करती हूँ जो कल को कैंसर बन सकता है। तो बस यही हमारा आसिक प्रयास का मकसद है। Great, 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 ma'am. Ma'am, taking the next question and a blunt one. What role does nutrition play in cancer prevention and recovery? एक्चुअली न्यूट्रिशन का सबसे बड़ा रोल है, वो हमारा सबसे पहला ही पिलर है, बिकॉज बॉडी हमारी खाने पर ही खड़ी है। एक्चुअली होता क्या है, जब कैंसर होता है तो हमारी बॉडी एसिडिक होती है, बिकॉज बहुत सारे हम कार्सिनोजेंस अननोइंगली ले लेते हैं, जैसे कि दूध की थैलियां, दही की थैलियां, हम ओवन में चीजें गर्म करते हैं और उनमें न्यूट्रिशन रहता ही नहीं है। हम ओवर कुक्ड करते हैं फूड्स, हम गलत बर्तनों में, यूटेंसिल्स में खाना बनाते हैं, उससे सारा न्यूट्रिशन चला जाता है। और कई बार हम कॉम्बिनेशंस बहुत गलत ले लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल राजमा के साथ दही, ये बहुत गलत कॉम्बिनेशन है। पालक के साथ पनीर, ये बहुत गलत कॉम्बिनेशंस है। तो हमें अपनी बॉडी को अगर हम अल्कलाइन रखेंगे तो अल्कलाइन में कभी भी कैंसर नहीं टिकेगा, क्योंकि कैंसर सबकी बॉडी में होता है। लेकिन न्यूट्रिशन का जो रोल है कैंसर के लिए वो बहुत मिराकुलस है। पीछे बहुत चला था इसमें, हल्दी का पानी, नीम का पानी, तो इनमें जितनी भी प्राकृतिक यानी नेचर की चीजें हैं, नेचर से बनी हुई हैं, वो वाकई में हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करती है। तो मेन इज कि हमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छे भरपूर मात्रा में डेली लेने चाहिए, तो उसी से हम कैंसर को भगा सकते हैं। Great, great, great. मैम जैसे आपने न्यूट्रिशन बोला, हल्दी का पानी का बोला, सो मैम हाउ डू यू टेलर डाइट प्लान फॉर इंडिविजुअल
विद डिफरेंट हेल्थ कंडीशन। और मैम इसमें क्या लोगों के लिए इन जनरल की मैं जब बात करूं तो क्या क्या उसमें आप बता सकते हैं कि ये लेना ही चाहिए एज ए जनरल, किसी को कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, बट जस्ट फॉर अ प्रिवेंशन। एक्चुअली सर, जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि हम पीसीओडी की बात करें, आज हम देखते हैं कि वो इनफर्टाइल है। आज की डेट में बहुत सारी महिलाएं इनफर्टाइल है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि एक तो वो रात को उनके स्लीपिंग पैटर्न्स ठीक नहीं है, दूसरा मिल्क कंजम्पशन। तो जब हम थेरेपेटिक पे काम करते हैं तो हम स्पेशली ऐसी ऐसी चीजों को देखते हैं कि किससे प्रॉब्लम हो सकती है। लाइक अगर मैं पीसीओडी की बात करूं तो उसमें हम स्पेशली मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बिल्कुल बंद कर देते हैं, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत हाई हो जाता है। ऐसे ही अगर हम किडनी की बात करें, सीकेडी के पेशेंट की बात करें, तो हम ऑलरेडी जो है किडनी बहुत ज्यादा क्रेटेनाइन बना रही है। तो जितनी भी चीजें क्रेटेनाइन ज्यादा बना रही हैं और या पोटाशियम ज्यादा आ रहा है आपकी बॉडी में, तो हम पोटाशियम की चीजें बंद कर देते हैं। लाइक एवोकाडो, कुकम्बर, इसमें बहुत पोटेशियम होता है। और जैसे नारियल पानी, इसमें भी पोटेशियम होता है। अगर हम वैसे देखें तो हम कहेंगे नारियल पानी इज वेरी गुड बिकॉज इट हाइड्रेट्स यू। लेकिन अगर वो सीकेडी का पेशेंट है तो हम उसे नारियल पानी सबसे पहले बंद करेंगे। तो इस तरीके से बाइफर्केशन हो जाती है और इस तरीके से लोगों को ये भी पता चलता है कि हम कैसे कैसे पेशेंट्स पर काम करते हैं। Great, great, great. I'm taking the next question, personal as well as an activist. What challenges have you faced in your journey as an health activist? सर, जर्नी में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आए। फर्स्ट ऑब्स्टेकल मेरे अपने खुद के मोटे होने का। जैसे कि एज अ डाइटिशियन जब भी कोई पेशेंट मेरे पास आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो मुझसे बोलता है कि मैम आप खुद मोटे, बिकॉज मेरी लार्ज इंटेस्टाइन नहीं है। मैं हर एक को अपनी जर्नी नहीं बता सकती कि मेरे साथ क्या क्या ऑब्स्टेकल्स हुए, लेकिन आई एम फिट एंड फाइन। लेकिन लोग इस चीज के लिए नहीं सोचते कि मैम ने इतनी सारी मतलब जो जर्नी है वो कैसे हैंडल करी, और इतने सारे पेशेंट्स डेली बेसिस पे हम देखते हैं। बिकॉज ये ओबीज लेवल भी इसीलिए आया बिकॉज मेरी अगर लार्ज इंटेस्टाइन होती, अगर थोड़ी भी होती, तो ऑब्वियसली फर्क पड़ता, बिकॉज उसकी वजह से कुछ ग्लैंड्स खराब हो गए, जिससे मेरे को एक थायराइड, जो आपको पता है ये प्रॉब्लम, तो थायराइड जो है हम बोलते हैं कि रिवर्स नहीं होता, लेकिन मैंने थायराइड को बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखा हुआ है। मेरे को थायराइड है लेकिन कंट्रोल्ड वे में है। और साथ में बहुत सारे हमें हार्मोनल इश्यूज हो जाते हैं जो कीमो के दौरान हो जाते हैं। तो दैट्स वाई बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जो हम दूसरों को नहीं बोल पाते, बिकॉज अपने जूते के अंदर हम पैर अपने हिसाब से फिट रख सकते हैं, लेकिन जब दूसरे के जूते में जाते हैं तब पता चलता है। तो आई थिंक ये बेस्ट एग्जाम्पल है किसी को बताने के लिए। Right, right. Ma'am, moving to the next question, please share a success story from your clinic that inspired you. जी, एक्चुअली मेरी फर्स्ट जर्नी जो जहां से शुरू हुई थी, जब मैंने फर्स्ट पेशेंट देखा था, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी इसको ब्रेड एंड बटर भी बनाऊंगी। मैं सिर्फ बस एक काम कर रही थी कि मैं सबको ठीक करूंगी। मेरी जितनी भी कोशिश थी कि सबको ठीक करने की थी। फर्स्ट जो मेरे पास पेशेंट आए थे वो कनाडा से थे, और उन्होंने बोला कि यहाँ पर मेडिकल टेस्ट बहुत जल्दी जल्दी नहीं होते। तो तब उन्होंने मुझे बोला कि मैम मेरे को ये सिम्टम्स हैं। तो मैंने सिम्टम बेसिस पर जब काम किया, देन 2 साल के बाद उनके बेबी हो गया, बिकॉज शी हैड पीसीओडी। तो फर्स्ट जर्नी मेरी ये रही, क्योंकि जब मुझे इस तरीके की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, इस तरीके की किलकारियां गूंजती हैं आसपास। और नेक्स्ट मेरी जो जर्नी रही, एक अंकल जी थे जो जिन्होंने मुझे स्पेशली घर पर बुलाया। ही वॉज 130 kg उनका वेट था, लेकिन उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। उनको जो यूरिन है वो बकेट में करना पड़ता था, बिकॉज वो बाथरूम में भी नहीं जा सकते थे, चल ही नहीं सकते थे, इतना एडीमा था। जब उनका एडीमा ठीक हुआ, 30 kg वेट कम हुआ, तो ये मेरे लिए बड़ी ब्लेसिंग्स थी। और ये चीजें मुझे इंस्पायर करती थी जब मेरे पेशेंट्स ठीक होते थे, और वो आगे से आगे कनेक्शंस देते थे कि आप मैम के पास जाओ, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो ये मेरी इंस्पिरेशन स्टोरीज इस तरीके की रही। ग्रेट मैम, ग्रेट मैम। मैम थोड़ा सा और टेक्निकल में जाना चाहूंगा, हाउ जी। इम्पोर्टेंट इज मेंटल हेल्थ इन कंजक्शन विद फिजिकल हेल्थ, और मैं स्पेशली बात करूं फॉर कैंसर पेशेंट। जी सर, एक्चुअली हमारी एक वेगस नर्व होती है जो हमारे ब्रेन के साथ जुड़ी होती है। ये दोनों तरफ से आ रही होती है वेगस नर्व। और जब भी हमारा मेंटल लेवल सही नहीं होता तो वेगस नर्व
क्या करती है, या तो हमें बहुत ज़्यादा खाने के लिए मजबूर कर देती है, हमारी भूख जो है वो खत्म ही नहीं होती। हम बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं कि हमें ज़्यादा खाना चाहिए। ये मेंटल लेवल का सबसे पहला वो होता है, या फिर एपेटाइट लो हो जाती है, या फिर ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं जैसे कि अकेले रोना, अकेले ऐसी चीज़ें करना। तो उससे क्या होता है, हमारा जो बॉडी के अंदर हम जो भी खा रहे होते हैं, कुछ भी खा रहे होते हैं, वो सब कार्ब्स में तब्दील हो जाता है। वो कोई भी चीज़ जो है वो न्यूट्रिशनल रहती ही नहीं, तो इस तरीके से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए हमेशा अपने मेंटल लेवल पर काम करना चाहिए, बिकॉज़ कहीं भी आपका मेलाटोनिन हार्मोन गड़बड़ होता है, जैसे कि रात है, तो रात को जैसे ही अंधेरा होता है, तो हमारा एक मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज़ होता है और पूरे दिन हमारे पास कॉर्टिसोल हार्मोन हार्मोन होता है, ताकि हम अच्छे से काम कर सकें, बहुत एनर्जी लेवल के साथ काम कर सकें। लेकिन जैसे ही अंधेरा होना शुरू होता है, तो ये मेलाटोनिन हार्मोन शुरू हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा ब्लू लाइट्स के साथ रहते हैं। ब्लू लाइट्स के साथ-साथ अक्सर हम मूवीज़ देखते रहते हैं, तो हमारा यहाँ सबसे पहले जब हार्मोनल गड़बड़ होता है, तो साथ-साथ हमारा मेंटल लेवल भी डिस्टर्ब होता है। तो स्लीपिंग पैटर्न्स गड़बड़ होंगे, स्लीपिंग पैटर्न्स गड़बड़ होते ही हमारा आरईएम पीरियड गड़बड़ हो जाता है। आरईएम पीरियड इज़ के रैपिड आई मूवमेंट, तो रैपिड आई मूवमेंट जो है वो 4 टाइम्स आता है हमारी रात के अंदर। लेकिन हमारा वो रह कितने बजे जाता है, जब हम 1 बजे सो रहे होते हैं, तो वो 2 बार आता है। तो जब हमारी रिकवरी मोड पर, यानी रात हमारे लिए किस लिए कि पूरा दिन हमने काम किया, अब रात को रिकवरी मोड है। तो जब रात को हम रिकवरी मोड पर नहीं होंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा मेंटल लेवल भी खराब होगा, क्योंकि हम सोए नहीं। हमारा स्लीप बहुत ज़रूरी है। हम जब सोए ही नहीं है, तो हम सुबह कैसे उठेंगे और हम पूरा दिन थके हुए होंगे। तो इस तरीके से हमारा क्लॉक जो है वो खराब होता चला जाता है और इस तरीके से मेंटल लेवल डिस्टर्ब होता चला जाता है। तो मेन अगर हम छोटी-सी एक पंच लाइन बोलें, तो पंच लाइन ये है कि आपको अपने लाइफ़स्टाइल पर काम करना है। मूविंग टू द अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मेरे ख्याल से ये सवाल के जवाब के लिए बहुत सारे लोग वेट करेंगे या पॉज करेंगे और रिवाइंड करेंगे। व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू समवन जस्ट स्टार्टिंग देयर जर्नी टुवर्ड ए हेल्थियर लाइफस्टाइल? क्योंकि बहुत बार इसको थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन से लिया जाता है कि कुछ कम खाना है या ज्यादा फैटी नहीं खाना है, तो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं। सो मैम, ब्रेकिंग दैट मिसकंसेप्शंस, हाउ ए जनरल पीपल कैन गेट द हेल्थियर लाइफस्टाइल में कैसे वो स्टार्ट कर सकते हैं? सर ऐसा होता है, अगर हम एक प्लेट की रेशो बनाएं या एक चपाती ही ले लेते हैं, एक चपाती के हम 4 या 6 पोर्शंस कर देते हैं। बड़ा सिंपल आंसर है। उसके अंदर हमें एक्सरसाइज भी जरूरी है। कितनी एक्सरसाइज जरूरी है वो भी जरूरी है, यानी कि हमारा 1 और एक्सरसाइज का होना चाहिए। आपका जो खाना है, खाने का पैटर्न, उसमें प्रोटीन इंटेक ज्यादा होना चाहिए। प्रोटीन इंटेक्स के साथ हमें फाइबर इंटेक ज्यादा लेना चाहिए, सो दैट कि हमें कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स ना आए और हमारा पेट भरा रहे। क्योंकि प्रोटीन बहुत जल्दी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, गैस्ट्रिक बनाता है हमारी बॉडी को, इसलिए हमें उसे भी साथ साथ लेना चाहिए, ताकि हम अगर फाइबर इनटेक करेंगे तो हमें प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। देन हमारा आता है फैट, जिससे लोग बहुत डरते हैं कि देसी घी नहीं खाना चाहिए या हमें अचार नहीं खाना चाहिए। तो ये बहुत गलत मिसकंसेप्शंस हैं या मिथ्स हैं। तो अचार क्या है, वो फर्मेंटेड है, आपके गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि हम शायद आजकल भूल गए हैं प्री और प्रोबायोटिक को लेना, बिकॉज प्री प्रोबायोटिक लेना बहुत जरूरी है। प्रोबायोटिक सबको याद रहता है, लेकिन प्रीबायोटिक याद नहीं रहता। जब भी हम फाइबर अगर नहीं लेंगे, तो हमारा प्रोबायोटिक कभी भी ठीक नहीं हो सकता। हम जितना मर्जी दही खा लें, याकुल्ट पी लें, कांजी पी लें, तो हमारा प्रोबायोटिक बिल्कुल भी बनेगा नहीं बॉडी के अंदर। प्रोबायोटिक यानी हमारी बॉडी में एक बैक्टीरिया होता है जो हजारों की तादाद में होता है। तो अगर हम प्री लेंगे यानी फाइबर लेंगे, तभी हमारा प्रोबायोटिक काम करेगा। तो इसीलिए हमें प्री और प्रो दोनों लेने चाहिए। प्रोटीन मैंने बताया, कार्ब्स मैंने बताए, और फैट्स कौन से लेने चाहिए, जैसे कि सरसों का तेल है, आपका देसी घी है। देसी घी गाय का अगर आप थोड़ा सा चपाती पर लगाते हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं है। एवोकाडो है, जो बहुत ही अच्छा एक सोर्स है फैट का। तो इस तरीके के फैट्स जो है आपके लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर आप गलत ले रहे हैं, जैसे कि बर्गर्स, पिज्जाज, उसके अंदर रिफाइंड ऑयल पाए जाते हैं, जो आपके शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान करेंगे। तो इसीलिए आपको इस तरीके की डाइट प्लान खुद ही आप बना सकते हैं इस तरीके से, ताकि आप बहुत अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें। और नेक्स्ट थिंग कि हमें, हमारी बॉडी जो है वो 70% वाटर से बनी है, तो हमें
पानी की मात्रा सबसे ज्यादा रखनी चाहिए और खाने के साथ कभी पानी नहीं पीना चाहिए। ठीक 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 मैम। मैम इसी कंटेक्स्ट में थोड़ा सा एक एडिशनल सवाल मैं जोड़ना चाहूंगा। व्हाट अबाउट पनीर और मिल्क प्रोडक्ट? एंड आपने पानी का बताया, सो पानी वो कब फिर खाने के बाद पी सकते हैं या नहीं? 15 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, वो क्या है मैम? इसके बारे में भी प्लीज बता दीजिए। जी, खाने के साथ का पानी नहीं पीना चाहिए बिकॉज बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर एक जठराग्नि होती है जिसको हम अग्नि तत्व बोलते हैं। तो जब भी हम खाना खाते हैं वो तभी जो एसिड है वो बनता है, तभी हमारा खाना जो है वो फ्यूल बनता है यानी एनर्जी में तब्दील होता है। तो इस तरीके से अगर हम पानी पी लेते हैं तो आपने देखा होगा जो अग्नि जल रही है वो एकदम शांत हो जाती है आप जब पानी डाल देते हैं। तो सेम हमारी बॉडी के अंदर वही जब चीजें हो रही हैं, तो इसलिए हमें पानी कम से कम 1 घंटे बाद पीना चाहिए। तो पानी आप 1 घंटे बाद पिए, आप थोड़ा सा बीच में ले सकते हैं, बहुत थोड़ा, 1-2 घूंट, लेकिन कोशिश यही करें कि 1 घंटे के बाद पानी पिए और बैठ कर पिए और घूट घूट कर सिप सिप करके पानी पिए। यानी आप पानी को खाएं, पिए नहीं, खाएं। तो इससे आपकी बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन पहुंचेगी। तो जब ऑक्सीजन पहुंचेगी तो आपकी बॉडी अल्कलाइन होगी। तो इस तरीके की चीजों को आपने करना है। और मिल्क प्रोडक्ट सर, देखिए अगर अच्छा आपके घर में कोई गाय का अच्छा सोर्स है तो आप जरूर ले, A2 गाय का तो जरूर ले। मिल्क बुरा नहीं है, एक्चुअली मिल्क के लिए भी बहुत सारे मिथ्स हैं और फैक्ट्स भी बहुत सारे हैं। फैक्ट्स ये कहते हैं कि आजकल पॉपुलेशन ज्यादा है और दूध का जो वो पीछे से जो चीजें आती हैं वो अगर हम मतलब नेचुरल प्रोडक्शन करते हैं तो वो बहुत कम है और इसी वजह से उनको ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगवाए जाते हैं, गाय भैंसों को इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जिससे उनका दूध का जो है, जैसे जो पहले 2 किलो देती है दूध तो वो 5 किलो दूध देती है गाय। तो इसी वजह से जो है उसके अंदर ऑक्सीटोसिन की मात्रा ज्यादा हो जाती है जिससे हमें हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं। तो अगर आपके सोर्सेज अच्छे हैं दूध के तो इट्स ओके, अगर सोर्सेज अच्छे नहीं हैं तो आप कोशिश करें, आप आलमंड मिल्क पर जाएं, ओट मिल्क पर जाएं, आप घर के अंदर राइस मिल्क बना सकते हैं, आप और भी कई तरह के ऐसे मिल्क्स बना सकते हैं और घर के अंदर ही बहुत इजी है इन सबको बनाना। कोकोनट मिल्क एक बहुत ही अच्छा सोर्स है जिसके अंदर सारी आपको चीजें सेम दूध वाली मिलेंगी। तो इस तरीके से लोग इसीलिए वीगन हो रहे हैं बिकॉज आजकल हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। दैट्स व्हाई कि मिल्क हमारे लिए अच्छा नहीं है। Great, ma'am. Ma'am, moving to the next question, please share the impact of online platform on your work and outreach. सर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि हम अपने दायरे में काम कर रहे हैं और हमें शायद 100 लोग जानते होंगे आसपास, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको हजारों की तादाद में लोग जानना शुरू कर देते हैं। और सच बताऊं तो आप अवेयरनेस भी कर सकते हैं, जो आप काम कर रहे हैं उसको इस तरीके से पहुंचाने से उन लोगों का भी भला हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ताकि हम लाखों करोड़ों की तादाद में लोगों तक पहुंच सके। और मेरा काम जिस तरीके का है, जैसे कि बाहर से भी लोग आते हैं, ग्लोबली मैं कनेक्ट हूँ, कनाडा से, अमेरिका से, तो बहुत सारे लोग, अगर सोशल मीडिया ना होता तो शायद वो भी मुझे नहीं जान पाते, हम बहुत छोटे से दायरे के अंदर रह जाते। तो आज दायरा बड़ा हो गया है, दैट्स वाई, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। Great, great, great. Ma'am, moving to more technical question, what role does traditional Indian medicine plays in our nutritional guidance? सर, ट्रेडिशनल मेडिसिन हम अश्वगंधा को बोल सकते हैं और मोरिंगा है, जैसे कि आज आप सुनते हो सहजन की फलियां, तो दीज आर द ट्रेडिशनल। हल्दी है, ब्लैक पेपर है, जीरा है, बिकॉज ये हर्ब्स है, ये कभी जिंदगी में खराब होने वाली चीजें नहीं है। तो अगर हम इसका इनटेक करते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन का, तो आई थिंक हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। क्योंकि पहले लोग इन सब चीजों को नहीं जानते थे, सब नेचुरोपैथी के थ्रू ही अपने आप को ठीक कर लेते थे और रिकवर कर लेते थे। आज नेचर का रोल कम हो गया है और जेनरिक मेडिसिन और इस तरीके की मेडिसिन आ गई हैं कि हम एक ही मेडिसिन ले और फटाफट ठीक हो जाए। बिकॉज ये कोविड के बाद हमने चीजों को देखा, समझा और बहुत सारे लोगों ने काम भी किया। तो जो लोग दवाई बिल्कुल नहीं लेते उनके लिए ये बेटर है कि आप अपनी नेचुरल मेडिसिन पर चलें, ऑथेंटिक मेडिसिन पर चलें और जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं उन पर चलें। तो मुझे लगता है कि लाइफ आप सब लोगों की बेटर हो जाएगी।
I'm moving to the next question. What are some common misconceptions about diet and that you have encountered? कि बहुत बार ऐसा होगा कि बहुत सारे लोग बहुत सारे डाउट्स पूछते हैं और बहुत सारे ऐसे कॉमन मिसकंसेप्शंस होंगे. सो मैम प्लीज शेयर करिए और क्या नहीं करना चाहिए. एक्चुअली जो मेरे पास लोग डाइट लेने आते हैं, कई बार लोग बोलते हैं कि हमें मेडिटेरियन डाइट चाहिए, कई बार लोग बोलते हैं कि हमें कीटो डाइट चाहिए. तो दीज आर द मिसकंसेप्शंस लोगों में, क्योंकि कीटो डाइट जो है वो एपिलिप्सी के लिए बनी गई थी. जब भी इसकी रिसर्च हुई थी वो एपिलिप्सी पेशेंट्स के लिए बनी थी, बिकॉज उनको हम फैट देते हैं ज्यादा. फैट देंगे तो उनके जो फिट्स हैं वो कम हो जाएंगे. लेकिन लोगों ने इस चीज को इस तरीके से बना दिया कि आप उससे बहुत ज्यादा पतले हो सकते हो और बॉडी में कीटोन्स बहुत ज्यादा बनते हैं. तो जब बॉडी में कीटोन्स बनेंगे तो वो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज्यादा नुकसान कर सकते हैं, बिकॉज इससे कभी ना कभी आपकी किडनी भी डैमेज हो सकती है. तो इसलिए मैं कभी भी किसी को भी इस तरीके की डाइट्स कभी प्रिस्क्राइब नहीं करूंगी, और ना ही मैं करती हूँ. मैं सिर्फ यही बोलती हूँ कि आप नॉर्मल घर का खाना खाएं और बिल्कुल स्वस्थ रहें, क्योंकि यही आपका लाइफस्टाइल है. अगर आप थोड़ा सा भी बाहर जाएंगे, कुछ ज्यादा फैंसी फूड्स खाएंगे, तो वो आप नॉर्मल रोज की जिंदगी में कभी भी उसको पूरा नहीं कर पाएंगे. दैट्स वाई कि आपकी जो डाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए जो आप ओरिजिनली जहां के भी हो, और सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. तो उसी पर आपको काम करना चाहिए, ना कि आपको अलग अलग तरह की डाइट्स, जैसे कि आज फैट डाइट्स हो गई हैं, आज मेडिटेरियन डाइट आ गई, आज कई तरह की ऐसी डाइट्स आ गई हैं. लेकिन मैं इंटरमीडिएट के लिए बोलूंगी इट्स अ गुड डाइट. मैम एक और कनेक्टेड क्वेश्चन आपकी जो प्रैक्टिस है उससे, हाउ डू यू इनकॉर्पोरेट योगा एंड रेकी हीलिंग इनटू योर प्रैक्टिस? सर एक्चुअली जो योगा है, योगा इज वेरी गुड, बिकॉज माइंड बॉडी एंड सोल पर एक योगा ही है जो काम कर सकता है. अगर आप डेली बेसिस पे 1 घंटा आधा घंटा योगा में निकालेंगे तो फॉर श्योर आपकी बहुत सारी ऐसी चीजें ठीक होंगी. बिकॉज जब हम योगा कर रहे होते हैं तो बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स दबते हैं. तो मैं सबसे पर्सनली भी और सभी को ये बोलती हूँ कि जब भी आप डाइट शुरू करें तो साथ में 1 घंटा योगा लेकर चलें. और अगर नहीं कर सकते तो वॉक जरूर करें. वॉक के साथ साथ आप सिर्फ सूर्य नमस्कार ही कर लेंगे, क्योंकि सूर्य नमस्कार में 12 आसन आ जाते हैं. तो ये आपको बहुत सारी हीलिंग दे देगी, आपकी अंदर की इंटरनल ऑर्गन्स की हीलिंग दे देगी, प्लस इंच लॉस भी होगा उससे. और नेक्स्ट अगर रेकी हीलिंग की बात करें तो रेकी अपने आप में एक साइंटिफिक हीलिंग है. तो जब मेरे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं तो मैं बहुत सारी ऐसी हीलिंग्स उनको बताती हूँ कि किस तरीके से, क्योंकि जब हम किसी के साथ कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट होने से एक ऑरा के साथ ऑरा मैच करता है, तो उसी से ही सबसे पहले रेकी हीलिंग हो जाती है. बिकॉज वो मुझे एक एज अ इंस्पिरेशन मानते हैं, और इस तरीके से उनको लगता है कि जो मैम बोल रही हैं, और वैसे भी मैं सही ही बोलती हूँ, तो उनको एक विश्वास है, एक ट्रस्ट है. तो मुझे लगता है कि रेकी हीलिंग इससे ज्यादा कुछ नहीं है. तो वैसे इट्स अ साइंटिफिक टर्म रेकी हीलिंग में, कि आप दूर से किसी को डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हो, लेकिन मैं सच बताऊं तो मैं बातों से ही उन लोगों को हील कर देती हूँ. Ma'am, moving to the next question. What are your future goals for Be Healthy and your NGO? जी सर, मेरे फ्यूचर गोल्स बहुत सिंपल है. मेरे फ्यूचर गोल्स है कि मैं वर्ल्ड में ऐसा कुछ कर दूं कि हमारा जो वर्ल्ड है वो पूरा हेल्दी हो जाए, कहीं भी कोई बीमारी ना नजर आए. जो मेरा आने वाला फ्यूचर है, आज अगर मेरे 2 बच्चे हैं तो मुझे लगता है कि जो आने वाली जनरेशन है उन 2 बच्चों से ही कि कभी किसी के घर में कोई बीमारी ना आए. तो अब सभी के आगे चिल्ड्रंस हैं या ग्रैंड चिल्ड्रन, जो आप मतलब कोई दादा दादी बन गया है, कोई नाना नानी बन गया है, तो हर किसी को है कि हमारे घर में बीमारी नहीं आनी चाहिए. तो मुझे लगता है कि मैं सिर्फ भारत पे अभी काम कर रही हूँ. आते मेरे पास बाहर से भी पेशेंट्स हैं, लेकिन सच बताऊं तो जब वो बाहर से भी पेशेंट्स आते हैं, कनाडा अमेरिका, वो सब इंडियन ही होते हैं. तो वो जितने भी इंडियंस हैं वो बोलते हैं कि मैम आपने पूरे घर की, जब आप 1 पर्सन की डाइट बनाते हो तो पूरे घर में एक इतना अच्छा ऑरा हो जाता है कि हम लोग अपने घर पे इतना अच्छा अच्छा खाना बना लेते हैं. सभी लोगों को कैंसर प्रिवेंशन में साथ में ही देती हूँ ताकि किसी को कैंसर हो ही ना.
तो बस ये मेरी जिंदगी का मकसद है कि मैं हर तरफ खुशहाली फैला सकूं। और बीइंग अ फाउंडर ऑफ आसिक प्रयास एनजीओ, तो एनजीओ का मकसद बहुत सारी चीजों के अंदर निकल कर आता है। कैंसर किसी भी चीज का हो सकता है, कैंसर पोल्यूशन का हो सकता है, कैंसर बेबी चाइल्ड का हो सकता है, बेबी गर्ल चाइल्ड का हो सकता है, कैंसर किसी चीज का भी हो सकता है। जैसे कि हमने पिछली बार ट्रांसजेंडर्स पर काम किया था, इस बार हमारा एक नया था कि हम एक मुस्कान के नाम से काम कर रहे हैं नेक्स्ट हमारा। तो उसमें है कि जितनी भी मेड्स की लड़कियां जब शादी करने वाली होती हैं तो उनके पास कुछ पैसे नहीं होते हैं, या वो बहुत, हर किसी के अरमान होते हैं कि हम अच्छे से अच्छी शादी करें अपनी बच्ची की। तो मैं सब लोगों के घरों में यज्ञ भी करती हूँ, तो उस यज्ञ से जो भी वो मुझे दक्षिणा देते हैं, तो उस बच्चे के कल्याण के लिए या उसके दहेज में जो भी उसको कुछ गिफ्ट्स चाहिए होते हैं, हम उसे एक यज्ञ के रूप में, आशीर्वाद के रूप में उस बच्ची को दे देते हैं, ताकि उस मेड को हर जगह से कर्जा ना लेना पड़े। तो कैंसर हमारी मस्तिष्क में है, हमारी सोच के अंदर है। तो मुझे लगता है कि कैंसर किसी भी चीज का हो सकता है। तो अगर हम मेंटल लेवल पर काम करेंगे, इस तरीके की सोसाइटीज पर काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि किसी भी तरह की कोई भी बीमारी नहीं होगी हमारे इस देश में। I'm moving to more technical question and a difficult one. How do you approach dietary changes for patients who may be resistant to change? सर, इनिशियल स्टेप्स ये होते हैं कि जब भी हम पेशेंट को बताते हैं, फर्स्ट सेशन हमारा काउंसलिंग का ही होता है कि किस तरीके से उस पेशेंट को काउंसिल किया जाए, क्योंकि अब उसके पास बहुत सारी बीमारियां हैं। तो बहुत सारे पेशेंट्स डिनाई भी कर देते हैं, आते हैं डिनाई भी कर देते हैं कि नहीं, हम इतनी दवाइयां नहीं ले सकते, क्योंकि मैं होम्योपैथिक पे भी काम करती हूँ, नेचुरोपैथी पे भी काम करती हूँ एंड डाइट पे भी करती हूँ। तो जब हम तीनों चीजों का, हम 360 डिग्री का उनको चेंज देते हैं, तो अभी दो ही दवाइयां या दो ही डोज उनके मुंह के अंदर जाती हैं और बहुत सारी ऐसी डाइटरी जो है चीजें जाती हैं। तो सबसे पहले तो मैं बहुत इजी इजी स्टेप्स उनको देती हूँ। पहले उनका पूछती हूँ कि वो अपने घर में क्या क्या खाते हैं, तो उसके हिसाब से थोड़े थोड़े चेंजेस करते हैं। थोड़े थोड़े चेंजेस करते करते साथ में हम सप्लीमेंट्स का और मेडिसिन का सपोर्ट देते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन का। तो जैसे ही सपोर्ट जाता है, वो पेशेंट ठीक होना शुरू हो जाता है। देन उसको लगता है कि अब मैं ठीक हो रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मैं एलोपैथिक दवाइयां ले रहा था। अब मुझे डायबिटीज थी या मुझे कोई भी बीमारी थी, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। 7 साल से, 8 साल से, 9 साल से, कई लोग 20-20 साल से दवाइयां खा रहे होते हैं। लेकिन आज जो लोगों का ब्रेन वॉश हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि यार, एक गोली तो खानी है, उसके बाद जो मर्जी खाते रहो, डायलिसिस ही तो करना है, जो मर्जी Right, खाओ। right, तो right. इस तरीके से ऑब्वियसली मेरे लिए भी बहुत चैलेंजेस आते हैं, और बहुत लोग 2 महीने में, 3 महीने में छोड़कर भी चले जाते हैं। देन वो कहते हैं ठीक है मैम, हम तो हॉस्पिटल में जा रहे हैं, अब मेरे पेशेंट नहीं ठीक हो सकते। बिकॉज सबसे पहले आपको अपने ब्रेन से चीजें ठीक करनी पड़ती हैं। ये मेरे लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस है इस तरीके के, लेकिन उसके लिए मैं बहुत सारी रील्स भी बनाती हूँ, वीडियोस भी बनाती हूँ, उनको भेजती हूँ। उनके कुछ लोगों के जो टेस्टिमोनियल्स होते हैं वो भेजती हूँ, सो दैट कि वो ट्रस्ट कर पाए। तो इसी तरीके से इन चैलेंजेस के साथ साथ ही कुछ लोग जो है वो नदी पार कर जाते हैं, और कुछ लोग दूसरे किनारे पे ही रह जाते हैं। Right. मैम, मूविंग टू अनदर कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट, और मेरे ख्याल से इसका भी आंसर बहुत सारे लोग सुनना चाहेंगे एंड पॉज करके लिख लेंगे। मैम, आपने बताया सप्लीमेंट्स। आजकल तकरीबन हर कोई हेल्थ सप्लीमेंट्स ले रहा है, आइदर प्रोटीन पाउडर हो गया या जो मल्टीविटामिन्स हो गया, ये ले रहा है। सो प्लीज शेयर योर थॉट्स ऑन द रोल ऑफ सप्लीमेंट्स इन हेल्दी डाइट्स, और आप कौन से सप्लीमेंट्स सजेस्ट करती हैं फॉर जनरल, जैसे मैंने बोला मल्टीविटामिन्स हो गया या प्रोटीन्स के जो प्रोटीन पाउडर्स हो गई, सो बाय नेचुरोपैथी, और इसमें मैम इसके बारे में प्लीज बताएं। जी सर, एक्चुअली मैं सप्लीमेंट्स बहुत कम प्रिस्क्राइब करती हूँ, लेकिन मैं उन लोगों के लिए प्रिस्क्राइब करती हूँ जहाँ सपोर्ट चाहिए होती है। बिकॉज थेरापेटिक में जब हम काम कर रहे होते हैं, तो हमें सबसे पहला सप्लीमेंट चाहिए होता है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम हम कोशिश करते हैं सभी को दे, बिकॉज उससे आपका जो माइंड है वो रिलैक्स हो जाता है। और आज हमारी जनरेशन जिस तरीके की आ गई है, या जिन लोगों से भी हम डील करते हैं, जब बीमारी लेकर आता है, सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन की बीमारी लेकर आता है। क्योंकि ज्यादातर हम देखते हैं लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, जो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से भी होती है। और ये मैग्नीशियम डेफिशिएंट होता क्यों है, इसका सबसे पहला कारण है चाय,
चाय के साथ जो हम गलत ऑप्शंस चूज करते हैं वो, और एक सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते ही सबसे पहले बेड टी लेते हैं वो, ये सबसे बड़ा कारण है कि हम पानी नहीं पीते। मतलब हमें कम से कम नहीं 1 या 2 लीटर सुबह पानी पीना चाहिए, तब हमें चाय का सेवन करना चाहिए, नहीं तो हमारी बॉडी में से मैग्नीशियम डिप्लीट हो जाता है। और वैसे भी हमारा मैग्नीशियम जो है वो हमारे सारे हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है, तो इसलिए मैग्नीशियम की भी बहुत सारी चीजें आती हैं, वो हम पर्सन टू पर्सन बताते हैं कि आपको कौन सा मैग्नीशियम सूट करेगा। बिकॉज कम से कम नहीं मैग्नीशियम 10-15 तरह के आते हैं, तो उसको जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, और आज बोन्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई है लोगों को, बोन फ्रैक्चर्स, बोन्स में पेन होना, नीज में पेन होना, और दूसरी जो प्रॉब्लम डायबिटिक, डायबिटिक के साथ जो प्रॉब्लम हो रही है B12 एंड विटामिन डी। विटामिन डी तो ऑलमोस्ट आप अगर 99% अपनी पॉपुलेशन को देखेंगे तो उसमें 99% विटामिन डी की कमी होगी, तो इसलिए विटामिन डी को मैं जरूर फर्स्ट प्रेफरेंस देती हूँ। जब भी मैं किसी का डाइट प्लान बनाती हूँ, उनकी सबसे पहले मैं रिपोर्ट्स देखती हूँ कि उनकी रिपोर्ट्स में है क्या। एंड B12 जो आज नसों की बीमारी हो गई है, हम फोन पकड़ कर रखते हैं तो हमारे हाथ जो है नम पड़ जाते हैं, हमारा जो आंखों के अंदर ब्लरनेस आ जाती है, और याद करने की शक्ति भी कम हो जाती है, मेमोरी पावर लो हो गई है। तो ये 3 से 4 सप्लीमेंट्स मैं सबको जरूर प्रिस्क्राइब करती हूँ इफ देयर रिपोर्ट्स आर नॉट गुड। तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम बन जाता है उस पेशेंट के लिए। बिकॉज अगर हम प्रोटीन की बात करें, आपने बोला प्रोटीन पाउडर, तो वो मैं किसी को प्रिस्क्राइब नहीं करती, बिकॉज अगर हम ज्यादा प्रोटीन इंटेक देते हैं पाउडर फॉर्म में, बिकॉज इट्स नॉट नेचुरल, और उससे क्या होता है हमारी जो किडनी के अंदर वो जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें किडनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसलिए जितने भी जिम वाले बच्चे आते हैं वेट लॉस के लिए, मैं उनको स्पेशली बोलती हूँ कि आपको अगर प्रोटीन लेना है तो आप हमस के रूप में लो, पीनट बटर खुद घर पे बनाओ, और जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो एग्स का सोर्स ले सकते हैं, और बाकी वेजिटेरियन सोर्सेज में कोई कमी नहीं है प्रोटीन की। आप देखें ब्रोकली है, ब्रोकली में सारे अमीनो एसिड्स हैं। अगर हम ड्रम स्टिक्स देखें, जिसको हम मोरिंगा सहजन की फलियां बोलते हैं, उसमें सारे अमीनो एसिड्स है, इवन 24 अमीनो एसिड्स है। तो जो हमारी बॉडी को चाहिए, बस हमें उसके सोर्सेज पता होने चाहिए, तो हमें प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में मिल सकता है। ग्रेट ग्रेट मैम। मैम इसी कंटेक्स्ट में थोड़ा सा और इसी सवाल को थोड़ा सा अलग तरीके से पूछना चाहूंगा, व्हाट स्ट्रैटेजी डू यू रिकमेंड फॉर मेंटेनिंग बैलेंस डाइट व्हाइल ऑन ए बिजी शेड्यूल? क्योंकि आजकल तकरीबन हर कोई ऑफिस गोइंग हो गया, बच्चे हो गए या बूढ़े हो गए, दे आर बिजी विथ मोबाइल, दे आर बिजी विथ वर्क, दे आर बिजी विथ स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारे इस एज में हैं। सो वो कैसे वो बैलेंस डाइट रखें, कैसे क्या क्या चीजें इनटेक करें, सो उनको वो हेल्प होगा टू मेंटेन संतुलन बनाने रखने के लिए, जब मैं आहार की बात करूं तो। सर ये बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, इट्स अ ब्रेन गेम। ये हमारे हाथों की गेम नहीं है, ये ब्रेन गेम है। अब जैसे कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो ट्रैवल कर रहे हैं, आपको फ्रूट्स हर जगह मिल जाते हैं, हर जगह दिख जाते हैं, इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरीके की, बाहर भी इवन प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप फॉरेन कंट्रीज में भी जा रहे हैं, बनाना हर जगह मिल जाता है, गुआवा हर जगह मिल जाता है, स्ट्रॉबेरीज हैं, क्रैनबेरीज हैं, ब्लूबेरीज हैं। इनको आप बहुत छोटी क्वांटिटी में आप अपने पर्स के अंदर भी रख सकते हैं, बजाय इसके कि हम पैकेट फूड्स लें। सेकंड, स्वीट पोटैटो आपको सब जगह मिल जाता है, जो कि आपको बहुत अच्छे से बैलेंस करता है, आपके पोटाशियम को, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करता है। नींबू पानी, आप कहीं भी आप एक नींबू अपने पर्स में रख सकते हो, पानी कहीं भी लेकर, अगर आपके पास बिस्लरी का भी है, आप नींबू डालकर उसको पी सकते हैं, हाइड्रेट रहना मेन। तो ट्रेवल के लिए ये कोई मुश्किल नहीं है कि हमारा इतना ज्यादा बिजी स्केड्यूल है कि हमें ये समझ ही ना आए, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? सारी जंक फूड की ऑप्शंस हैं। हम जहां भी देखते हैं जंक फूड देखते हैं, और हमारी जो स्मेल है वो हमें आसपास से उन्हीं चीजों की सबसे ज्यादा स्मेल आती है। तो अगर हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर लेंगे कि नहीं हमें ये नहीं खाना, जैसे कि आजकल कॉर्न मिलते हैं बाजार में भी, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप कॉर्न की तरफ स्विच कर सकते हो, या फिर आप बर्गर की तरफ स्विच कर सकते हो। ये आपके दिमाग को पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ हेल्दी चॉइसेस मिल रही हैं। तो अगर अगर आपके पास
हाथ में या चाबी के साथ आजकल हम चाकू भी रखते हैं, तो अगर कुकम्बर कहीं मिल रहा है तो आप काट के उसको 2 कुकम्बर भी खा सकते हैं। आप कहीं एप्पल भी काट के खा सकते हैं, बट इट्स अप टू यू कि आपके पर्स में क्या है। राइट। आप अपने नट्स नट्स रख सकते हैं, पीनट्स रख सकते हैं, आलमंड्स रख सकते हैं, ब्राज़िल नट्स रख सकते हैं। इट्स अप टू यू कि हम फ्रूट रखें या हम बाहर जाकर जंक फूड खाएं। Right. I'm moving to testimony, feedbacks, clients, and patients. Please share memorable interaction, memories, incidents you had with your clients, patients, और जिन लोगों की लाइफ आपने ट्रांसफॉर्म करी है, हेल्प किया है, उनको गाइड किया है। जी सर, ये मेरे लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन है क्योंकि ये मुझे बहुत ब्लेस्ड लगता है मेरे लिए कि मैंने इतनी सारी लाइफ्स को ठीक करा है विद द ग्रेस ऑफ गॉड। क्योंकि अगर ईश्वर मेरे साथ ना होते तो शायद मैं भी ये नहीं कर सकती थी। बिकॉज कहते हैं कि डॉक्टर के अंदर ईश्वर वास करते हैं, तो ऐसा मुझे बहुत बार इस तरीके के लोग जो जब ठीक हो जाते हैं तो वो बोलते हैं। तो ऐसे ही मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं, कुछ आउट ऑफ कंट्री हैं, जैसे किसी को आईबीएस था, उनका आईबीएस बिल्कुल ठीक हो गया तो विद इन 2 मंथ्स। और एक किसी मेरी एक बहुत अच्छी पेशेंट है, रेड इसमें एफएम में आती हैं आकाशवाणी से, तो वो वैसे तो मेरा इंटरव्यू लेने आई थी, लेकिन उनको इंटरव्यू के दौरान मेरे पता चला कि मैं थेरेपेटिक पे काम करती हूँ, तो उनके पापा को पैनक्रियाटिटिस हुआ था, तो वो बिल्कुल रिकवर कर गए पैनक्रियाटिटिस से। तो इस तरीके के कई कैंसर पेशेंट हैं, कुछ कनाडा में भी थे, तो उनको लाइकोपीनिया था जो बिल्कुल रिकवर कर गया। एक मैम आई थी मेरे पास, मुझे आज भी वो मेमोरीज बहुत अच्छे से याद है। तो वो आए थे, पंजाब साइड से आए थे, वो स्पेशली ट्रेन से आए, सारी पूरी फैमिली आई बिकॉज शी हैड कैंसर। तो उनको ओवरीज के ऊपर जो सिस्ट हो जाते हैं उसी का ही कैंसर था, और साथ में उनको लाइकोपीनिया भी था। तो वो स्पेशल मेरे पास वहां जो स्पेशल मिठाई बनती है, तो वो मिठाई लेकर आए कि हमारी मेरी वाइफ जो है बिल्कुल ठीक हो गई है। तो कह रहे हमें लोग डॉक्टर्स ने इतना डरा दिया था कि अब इनका सर्जरी होगा, क्योंकि वो बिल्कुल 45 kg की हो गई थी, और देन वो 60 kg की भी हो गई और उनकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई। तो इस तरीके के बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं। एक टेस्टिमोनियल मुझे आज भी याद है। तो एक पेशेंट थे, 10 साल से HLA-B27 एक एंटीजन है उससे ग्रस्त थे, लेकिन उनको खुद को नहीं पता था। तो उन्होंने बोला कि मैम मैं 10 साल से दवाइयां खा रहा हूँ, लेकिन जब मैं शाम को आता हूँ तो मेरे को वॉमिट्स आनी शुरू हो जाती है, और इतनी दवाइयां खाने के बाद मेरा मन नहीं करता खाना खाने को। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे 5 दिन दो, मैं आपका पूरा, आप मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ, आप क्या वर्क करते हो बचपन से। मैंने पूरा उनके रूट कॉज पर काम किया। तो देन मैंने उनका टेस्ट करवाया, क्योंकि HLA-B27 को 3 से 4 दिन लग जाते हैं उसकी रिपोर्ट आने में, तो दैट्स वाई मैंने उनका वो टेस्ट करवाया। तो जैसे ही मैंने टेस्ट करवाया वो पॉजिटिव आया, तो वो पॉजिटिव आया, लेकिन ये कभी रिवर्स नहीं होता एंटीजन। लेकिन आप उसके अगर सिम्टम्स पर काम करते हैं तो उनको बहुत रिलीफ मिलता है, और आप मानेंगे नहीं, उनकी जैसे ही मैंने उनका डाइट स्टार्ट किया, उन्होंने फर्स्ट मंथ में ही सारी एलोपैथिक मेडिसिन छोड़ दी, और देन वो अपना बिल्कुल नेचुरोपैथी पे, नेचुरल होम्योपैथिक पे दवाइयों पर आ गए, डाइट पर आ गए। स्टिल अभी तक उनको कभी भी इस तरीके की दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ी, एंड ही इज फिट एंड फाइन। Great, ma'am. Ma'am, moving to next question and an important one. Please share some common dietary mistake people make that you observe. सर, ज्यादातर जो लोग मिस्टेक्स करते हैं वो कॉम्बिनेशंस पे मिस्टेक करते हैं। टाइमिंग सही नहीं होते, कोई 3 बजे लंच कर रहा है, कोई 5 बजे लंच कर रहा है, कोई रात के 11 बजे डिनर कर रहा है। ये इनकी डाइटरी हैबिट्स बहुत गलत होती हैं। सेकंड तो आपको जंक फूड पता ही है, जंक फूड सबसे ज्यादा इनटेक हो रहा है। नेक्स्ट कोल्ड ड्रिंक्स, और जब भी प्यास लगी, जो मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, मतलब हम अगर चाहें तो लस्सी भी ले सकते हैं, हम चाहें तो हम इस तरीके की भी चीजें ले सकते हैं। एक्चुअली जो जितनी भी डाइटरी हैबिट्स हैं ये सब इसलिए काफी गलत होती हैं बिकॉज कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशंस गलत होते हैं, या फिर कई बार लोग दोपहर का खाना 3 बजे खा रहे हैं, 4 बजे खा रहे हैं, या फिर रात का जो खाना है वो 11 बजे खा रहे हैं। कॉम्बिनेशंस तो गलत होते ही हैं, जैसे कि प्रोटीन इंटेक के साथ आप दही ले रहे हो, तो ये सब चीजें। तो इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके की सोच रखते हो। आप चाहे तो लस्सी भी ले सकते हैं, चाहे तो आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी ले सकते हैं। तो जितनी भी एरेटेड ड्रिंक्स हैं ये सब आपके लिए सही नहीं है।
तो ज्यादातर जितने भी लोग आते हैं वो यही या तो चाय का इंटेक बहुत ज्यादा हो रहा होता है। तो इस तरीके की जो डाइटरी मिस्टेक्स लोग कर रहे होते हैं, जैसे कि सुबह पानी ही नहीं पीना, सीधा चाय पी लेनी, ये सबसे पहली मिस्टेक होती है ज्यादातर सभी की। और उसके साथ बिस्किट्स का इंटेक, ये सबसे ज्यादा गलत होता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा पाम ऑयल होता है। तो मेन जो चीजें हैं वो यही है, जैसे कि क्लींजिंग डाइट नहीं की जाती, यानी फाइबर इनटेक नहीं किया जाता, सारा दिन मैदे जैसी डाइट ली जाती है, मैदा इनटेक ज्यादा है। तो ये मेन चीजें हैं, लेकिन लोगों को अननोइंगली चीजों का पता ही नहीं है कि हम गलत खा रहे हैं। बिकॉज अगर हम पिज्जा की बात करें तो 20 चम्मच तो उसमें चीनी है और 20 चम्मच ही ऑयल है। तो ऑब्वियसली लोगों को लगता है कि हम ऊपर बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल लेते हैं तो इट्स गुड, लेकिन जब हम मैदा खा रहे होते हैं तो ऑब्वियसली हमें उसको बहुत टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में। तो दैट्स वाई अपनी डाइटरी हैबिट्स को जरूर ठीक करना चाहिए। मैम इसी कंटेक्स्ट में एक नेक्स्ट सवाल लेना चाहूंगा पेरेंट्स के लिए। व्हाट एडवाइस डू यू हैव फॉर पेरेंट्स लुकिंग फॉर हेल्दी ईटिंग हैबिट्स इन देयर चिल्ड्रन? सर वही, जैसे मैं शुरू से ही बोलती आ रही हूँ, इट्स अ ब्रेन गेम। आप जैसा बच्चों को विजन देंगे या घर पर जो चीजें प्रोवाइड कराएंगे, फॉर श्योर बच्चे वही खाएंगे। बिकॉज आज मैं पेरेंट्स को सबसे पहला मैसेज यही देना चाहती हूँ कि उनको जो आप ट्रीट भी देते हैं, आप अक्सर हम कहते हैं कि बच्चों तुम इस बार एग्जाम्स में अच्छा सा नंबर लेकर आओ, तुम्हें हम बाहर रेस्टोरेंट में खाना दिलाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो ट्रीट्स इस तरीके की होनी चाहिए, जब आप घर में हेल्दी खिलाओगे तो ऑब्वियसली बच्चे हेल्दी ही खाएंगे। अब अगर आप बच्चों को नींबू पानी का ऑप्शन देंगे या फिर कोई एरेटेड ड्रिंक्स का ऑप्शन देंगे, तो बच्चा एरेटेड ड्रिंक्स, क्योंकि फ्रिज में ऐसी चीजें रखी ही नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके घर के अंदर ही नहीं होनी चाहिए। जब बच्चे देखेंगे ही नहीं, ऑब्वियसली बाहर जाके बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इन्फ्लुएंस होते हैं। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को ट्रेन कर देंगे बचपन से ही कि बेटा ये आपके लिए अनहेल्दी है, ये आपके लिए हेल्दी है, तो बच्चे को हर चीज ये समझानी चाहिए। तो दैट्स वाई सबसे पहला अपने घर के अंदर से बिल्कुल अनहेल्दी निकालें। इट्स बेटर टू टेक फॉक्स नट्स, आप फुल मखाने दे सकते हैं, आप पिन्नी बनाकर दें अपने बच्चों को। अगर बच्चों के पेट भरे होंगे अच्छे खाने के साथ, वो बाहर का खाना खा के उनको महसूस होगा कि नहीं हमें वॉमिट आ रही है, ये अच्छा नहीं था, तो बच्चे खुद ही अपने आप ही उन चीजों को छोड़ देंगे। और आप कभी भी ऐसी ट्रीट्स मत दें बच्चों को कि जैसे जैसे मैंने पहले बताया कि मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो आप इस तरीके की, आज हम पिज्जा पार्टी करेंगे, आज हम बर्गर पार्टी करेंगे, तो आप इट्स बेटर कि उनको कहीं घुमाने ले जाओ और वहां पर घर का ही खाना बनाकर लेकर जाओ। और अगर घर का भी नहीं बनाना तो बाहर के बहुत सारे हेल्दी फूड्स आते हैं, जैसे कि भेल पूरी है, इडली सांबर है। तो इस तरीके की चीजों को आप स्विच करें सो दैट के बच्चे हेल्दी रहें। मैम टॉकिंग मोर अबाउट हाइड्रेशन, और अभी अभी गर्मियां भी आने वाली हैं, और एक मिसकंसेप्शन भी होता है कि दिन में कितने ग्लास या कितने लीटर पानी पिया जाए, विथ रिस्पेक्ट टू एज, विथ रिस्पेक्ट टू हेल्थ कंडीशन, विथ रिस्पेक्ट टू इवन पेरेंट्स चिल्ड्रन, एक ये रहता है। सो प्लीज शेयर द इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रेशन इन एन हेल्दी डाइट, और ये सारे कंटेक्स्ट में किसको कितना पानी पीना चाहिए या कब पीना चाहिए, इसके लिए मैम कुछ पॉइंटर्स बताएं। एक्चुअली मुझे लगता है कि कम से कम नहीं 2 से 3 गिलास सुबह मॉर्निंग में उठते ही एम्प्टी स्टमक आपको पानी पीना चाहिए, सो दैट कि जितने भी टॉक्सिन्स आपके रात को मतलब बने हैं हमारी रिकवरी मोड पर, तो वो सबसे पहले सुबह टॉक्सिन्स बाहर निकल जाए इन इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो फर्स्ट तो ये होना चाहिए। देन आप नाश्ते के बाद फिर से 2-3 गिलास पानी पिए, नाश्ते के 1 घंटे बाद। देन आप लंच के 1 घंटे बाद फिर 2-3 गिलास पानी पिए। एंड रात को आप कम पिए पानी, सो दैट कि आपको बार बार आपकी नींद डिस्टर्ब ना हो। तो इन द होल अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि 70% हमारी बॉडी में वाटर है, तो अपनी वाटर इनटेक इस तरीके का रखें कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। जब भी आपको भूख लगे सबसे पहले पानी पिए, ये आपका फर्स्ट साइन होता है आपकी बॉडी का, क्योंकि आपकी बॉडी खाना नहीं मांगती, सबसे ज्यादा पानी मांगती है। तो जब भी भूख लगे पानी पिए, आप उसके 15 मिनट बाद फिर खाना खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट अगर मैं बोलूंगी तो आपके वेट के हिसाब से आप पानी पी सकते हैं। जैसे ये कोई 80 kg का है या 90 kg का है तो उसे कम से कम नहीं 4 लीटर पानी पीना चाहिए पूरे दिन का। तो इस तरीके से आप अपने बॉडी वेट के हिसाब से अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। 70 kg का है तो 3.5 लीटर कर दें, अगर 60 kg का है तो 3 लीटर पानी आपको पीना चाहिए। तो इस तरीके से आप पानी को भी मैनेज कर सकते हैं। और आजकल बहुत सारे एप्स आ गए हैं, आप उसमें भी अलार्म्स लगा सकते हैं कि 1-1 घंटे बाद उनको याद दिलाता रहे कि हमें पानी पीना है। और एक और इजी तरीका है कि अपने सामने 2 लीटर की बॉटल रखें
और उसमें से सिप 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 करके पानी पीते रहे, और जब वो 2 लीटर खत्म हो जाए देन 2 लीटर भर कर रख दें। तो आप पूरे दिन में एक जिद पकड़ लें कि हमें आज पूरे दिन 4 लीटर पानी पीना है। ये मेरी बॉटल खत्म हुई या नहीं हुई? क्योंकि ज्यादा पानी पीना भी कहीं ना कहीं नुकसान है। तो अपनी बॉडी वेट के हिसाब से पानी पिएंगे तो फॉर श्योर आप हाइड्रेट रहेंगे। Great. I'm moving to the end of the podcast and taking another complex question. How do you handle dietary allergies and intolerance in your practice? सर ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, जैसे कि अर्टिकेरिया जैसी एलर्जीज है, किसी को बहुत ज्यादा खुजली होती है, तो इस तरीके की, और कई लोगों को फूड एलर्जीज भी बहुत ज्यादा होती हैं। तो हम फूड एलर्जीज के टेस्ट भी करवाते हैं। और अर्टिकेरिया जैसी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो कई बार कुछ मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, या फिर किसी पर्सन ने बहुत ज्यादा प्रोटीन इनटेक किया हो कभी लाइफ में, यानी सी फूड से भी एलर्जीज हो सकती हैं उनको, इसलिए भी अर्टिकेरिया हो सकता है। मैं फॉर एग्जांपल दे रही हूँ इस तरीके का। बिकॉज अगर कोई एलर्जी होती है तो समय हमें सिर्फ लिवर डिटॉक्स करवाना होता है। तो अगर हमें लिवर डिटॉक्स करवाना आ गया तो समझ लीजिए एलर्जीज काफी हद तक खत्म हो जाएंगी। जैसे कि एक पेशेंट मेरे पास आए थे, तो वो छोटी सी बच्ची थी 14 ईयर्स की, तो उसके हाथों में पसीना आता रहता था सारा दिन, और वो अगर टेबल पर भी हाथ रखती थी तो ऐसे लगता था कि पूरा पानी ही पानी है वहां पर। तो ऐसे उसको कई चीजों से एलर्जी थी। तो कॉपी पे भी अगर रखती थी, पेन से लिख रही होती थी, तो पूरी कॉपी जो है वो पानी से भर जाती थी। तो यहाँ मैं होम्योपैथिक का सपोर्ट देती हूँ साथ में, क्योंकि होम्योपैथिक के अंदर हर ऐसी वो दवाई है जो किसी और चीज में नहीं है, बिकॉज वो बहुत नेचुरल मेडिसिन है, उससे पेशेंट को सपोर्ट मिलता है। और साथ में जो डाइटरी हमारे चेंजेस होते हैं, जैसे आजकल पीनट से बहुत सारे लोगों को एलर्जी है, और सीलिएक डिजीज जैसी प्रॉब्लम्स है, ग्लूटेन एलर्जी, लैक्टोज इंटॉलरेंस, ये बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है। तो हम उनको ऑप्शंस देते हैं इस तरीके की। कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको ग्लूटेन एलर्जी के साथ साथ थायराइड है और भी कई बीमारियां हैं। वो तो यही काम करती है थेरेपेटिक। जब हम थेरेपेटिक पे काम करते हैं तो वो पेशेंट ठीक होना शुरू हो जाता है। Great. I'm moving to the last second question of the podcast. Please share future projects or ideas for how you are moving ahead with your NGOs, with your practice, and how you are guiding people. मैम इसके बारे में प्लीज बताइए, and how people can connect with you with various social media हो गया to take guidance. मैम इसके बारे में भी मैम डिटेल में बताइए। जी सर, मेरे वैसे तो बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जैसे इंस्टा है, फेसबुक पेज है। तो इस तरीके से बहुत सारे हैंडल्स हैं जिसके अंदर मैं अपनी यूट्यूब वीडियोस डालती रहती हूँ, रील्स डालती रहती हूँ, सो दैट कि मैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकूं। और जो लोग मेरे पास नहीं भी पहुंच पा रहे तो कम से कम उनके पास मेरी नॉलेज पहुंच जाए। तो मेरे दिमाग में बिल्कुल यही चीज आती है। तो मेरे फ्यूचर प्लान्स जैसे वेरी क्लियर है कि मैं चाहती हूँ कि हमारा भारत देश बिल्कुल फिट रहे, हिट रहे। और नेक्स्ट मेरा मूविंग जो है वो शायद ऑस्ट्रेलिया है, बिकॉज मैं मे बी 2-4 साल के अंदर अगर मैं मूव भी करी, लेकिन मैं इंटरनेशनली अभी भी काम कर रही हूँ और आगे भी करूँ, सो दैट जिस कोने में भी लोग पहुंचे, जहां से भी पहुंचे, वो बिल्कुल फिट रह सके और हिट रह सके, दोनों तरफ से, हर तरह से। एनजीओ के थ्रू मैं वो काम करती हूँ जो लोग कई बार ऐसा होता है, जैसे कैंसर पेशेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट्स की मैं कई बार उनकी बिल्कुल कंसल्टेशन फ्री कर देती हूँ, सो दैट कि वो कई बार इतने परेशान होते हैं उसके अंदर कि उनको लगता है कि हमें कोई बताने वाला हो, हमें कोई गाइड करने वाला हो, तो उसमें उन लोगों को मैं गाइड भी कर देती हूँ। तो आगे फ्यूचर प्लान्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता वो किस तरीके से पूरे होंगे, क्योंकि मैं तो हॉस्पिटल खोलना चाहती हूँ। Great, ma'am. Great, ma'am. Ma'am, moving to the last question of the podcast. What are the tips? What is the final message that you want to share to Yogi Ram viewers और जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैम उनके लिए कुछ पॉइंटर्स, कुछ मैसेज। सर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, बिकॉज आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे जैसे लोगों को इसके अंदर लाकर, ताकि लोगों तक बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस पहुंच सके। और व्यूअर्स के लिए मेरा एक ही है कि आप अपनी हेल्थ को सबसे पहले प्रायोरिटी दें,
बिकॉज जहां तक मुझे अपना पता है कि जब मेरे से मेरी लाइफ छीनी जा रही थी, एक तरह से ऐसे लगता है कि हमारे हाथों से बिल्कुल मेरी लाइफ निकल रही है, तो तब हमें लाइफ की वैल्यू पता चलती है। और पैसे तो लगते ही लगते हैं, जब कोई अंग चला जाता है तो आप उसे वापस नहीं ला सकते, चाहे आपके पास करोड़ों रुपया हो। आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं अपनी लार्ज इंटेस्टाइन वापस नहीं ला सकती। मैं अपनी एब्जॉर्प्शंस, जो मेरे साथ प्रॉब्लम्स हुई, उनको वापस नहीं ला सकती। तो समय रहते ही अपना ध्यान रखें और अपनी हेल्थ के ऊपर जरूर काम करें। तो आपकी हेल्थ प्रायोरिटी है, हेल्थ है तो सब कुछ है। तो बस अपनी हेल्थ पर ज्यादा प्रायोरिटी करें और बाकी सब चीजें बाद में छोड़ दें। तो मुझे लगता है कि अपने मेंटल लेवल और हेल्थ पर, दोनों पर बहुत अच्छे से काम करना चाहिए। और मेडिटेशन आपके लिए बहुत जरूरी है, तो इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले मेडिटेशन एंड ग्रेटिट्यूड टू गॉड। तो मैंने अपनी जिंदगी में एक ही चीज सीखी है कि जिनसे हम सब कुछ लेते हैं तो उनको गिव बैक भी करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैं दोबारा अपनी जिंदगी जी रही हूँ, तो मैं सोसाइटी में किस तरीके से गिव बैक करूं। तो ये मेरा गिव बैक है कि मैं लोगों को अच्छी नॉलेज दे रही हूँ और हेल्थ के ऊपर उनको समझा रही हूँ। Right. Great, 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 ma'am. Ma'am, it was really pleasure of Yogiram team and me कि आप आए, आपने बहुत सारी चीजें बताई, आपकी जर्नी बताई और आपने जो एनजीओ के बारे में बताया, मिथ्स बताए आपने, क्या क्या मिथ्स हैं, सॉल्यूशंस बताया आपने, कुछ कुछ टिप्स बताई आपने. सो इट वाज रियली ग्रेट टॉकिंग टू यू. थैंक्स अ लॉट मैम.